देखते हैं हम कहाँ थे। चलो 16 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर लिया था और अभी हमें 17 क्वेश्चन करना है। क्लास आप लोग क्वेश्चन तो कर रहे हो ना, कुछ डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। एक सेकेंड ना, देखो क्वेश्चन में बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको बोला गया है कि इसको अरेंज करना है किस सीरीज में, करेक्ट सीरीज में आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टिंग क्लोथ टू द वर्कशॉप, सेल इन शॉप्स एंड शोरूम्स, स्पिनिंग द यार्न एंड वेविंग ऑफ द फैब्रिक। ये 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, स्पिनिंग द यार्न, आपको जो धागा होता है यार्न उसको पहले क्या करना है, आपको पहले उसे स्पिन करना है, ठीक है। तो थर्ड पहले आएगा, तो आप ऑप्शन में देख लो कहीं पर थर्ड फर्स्ट में है, हाँ, तो मतलब कि बी और डी में थर्ड पर पहले है। तो ए और सी तो क्या हो गया, कट हो चुका। अब इसी में से कोई हमारा आंसर होगा, ठीक है। स्पिनिंग द यार्न आप देख सकते हो कि दोनों में फोर्थ है, देख सकते हो ना, तो मतलब कि इसके बाद फोर्थ ही आएगा। धागे को स्पिन किया, फिर उससे क्या बनाया, फैब्रिक बनाया, ठीक है, फैब्रिक बनाया हम लोगों ने। अब फैब्रिक बनाने के बाद क्या करेंगे, उसे हम पहले ट्रांसपोर्ट करेंगे, सेल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उसे शोरूम्स में क्या करेंगे, सेल करेंगे। मतलब कि बी हमारा राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से ऑप्शन के हेल्प से भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। देख लो कॉमन क्या है यहाँ पे, थर्ड देखो 2 बार था, फिर देखो फोर्थ, मतलब फोर्थ ही आएगा। बस ये दोनों डिफरेंट है, तो आप इसको इजीली पढ़कर आंसर निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में चल रहे हैं। 18 में बोला गया है कि सुशीला इज अ वर्कर इन द गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ आगरा। सुशीला जो है वो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की क्या है, वर्कर है। शी गेट्स फैसिलिटीज लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड। उसको कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही है, मतलब सुशीला को कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही है। क्या क्या फैसिलिटीज़ है कि हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ और ओवर टाइम एट अ डबल रेट और मेडिकल लीव, ये सब दिया जा रहा है। तो हमें इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर ही कहते हैं, जहाँ पर आपको पीएफ दिया जा रहा है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है, और क्या दिया जा रहा है, ओवर टाइम का आपको डबल रेट दिया जा रहा है। तो इस टाइप के जो काम होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही देखने को मिलता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते एक और केस स्टडीज है हमारे सामने, 19th क्वेश्चन। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है क्लास, मतलब रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखो, ए इज अ वर्कर इन अ गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ जयपुर। He gets facilities like health insurance, PF and medical leave etc. In which one of the following sectors are working? हमें पता है कौन सा वर्किंग है, किस में काम कर रहे होंगे, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलो 20th क्वेश्चन 2021 के टर्म 1 में आया हुआ है, ठीक है, मिड टर्म में आया होगा ये। एक वुमेन है जो स्वीट शॉप पे काम करती है अपने गाँव के अंदर, ठीक है, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। उसकी जो सैलरी है बहुत कम है, ओके, एंड आफ्टर वर्किंग द एंटायर डे शी डज नॉट गेट एनी हॉलीडेज। पूरा दिन काम करने के बाद भी उसको हॉलीडेज़ का ऑफ नहीं मिलता था, ना ही कोई पेड लीव मिलती है, और इवन रैदर हर एम्प्लॉय डिडक्टेड हर सैलरी। जब भी वो मतलब लाइक काम की छुट्टी करती है तो उसकी सैलरी कट हो जाती है। तो ये किस टाइप का सेक्टर है, तो वो तो आपको पता ही है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। हमें ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है, तो कौन सा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। तो क्लास यहाँ तक समझ में आया। हम लोगों ने 20 MCQ करे इस चैप्टर के, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम चल रहे हैं केस स्टडीज क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, 20 MCQs कर लिए हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो इतना ही है। इज दैट क्लियर? चलो क्लास, अब जो करने जा रहे हैं हम लोग सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एग्जाम में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, तो एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 6 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपके पास ना कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। 2021 के मिड टर्म में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। कितना पैराग्राफ है टोटल, ये 6 पैराग्राफ है, आप देख सकते हो, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन है और हमें उसके आंसर्स करने हैं। तो पहले हम लोग सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अपना आंसर्स वो करेंगे, ठीक है।
टेक द केस ऑफ लक्ष्मी, हमने लक्ष्मी का केस लिया है विद हर 2 हेक्टर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। उसके पास अनइरिगेटेड लैंड है, मतलब एक ऐसा लैंड है जिसपे वो खेती नहीं कर सकती है। और कितना बड़ा ज़मीन है उसके पास? 2 हेक्टेयर ज़मीन है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। गवर्नमेंट ने उसको कुछ पैसा देकर, वो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन, ठीक है। Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop wheat during the Rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including saving, watering, fertilizers, application and harvesting. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canal are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture, within the agriculture sector itself, reducing the problem of unemployment. तो बेसिकली क्लास देखो, इसमें हमें किस चीज़ के ऊपर पॉइंट किया हुआ है, हमें ये देखना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर पहले आप लोग उसको खुद रीड करो, फिर मैं आपको उस चीज़ को समझाऊंगी। हाँ, एक सेकंड, आप उसको पहले खुद रीड करो, मैं 1 मिनट में आई। हाँ जी क्लास, आपने लोगों ने रीड कर लिया? ओके। देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली सोर्स बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है कि हमने ना एक लक्ष्मी का केस लिया है, ठीक है। उसके पास 2 हेक्टर प्लॉट है जो अनइरिगेटेड है। अनइरिगेटेड समझते हो ना, जिस पे आप फार्मिंग नहीं कर सकते हो। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ पैसा खर्च कर सकती है गवर्नमेंट तो वैसे, और अगर गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो उसके पास 2 हेक्टर अनइरिगेटेड लैंड है, तो मैं लक्ष्मी को पैसा दे देता हूँ। कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रहा है लक्ष्मी को मैं पैसा दे देता हूँ, जिससे वो क्या करेगी, जिससे उसकी फैमिली को हेल्प हो जाएगी। किस काम के लिए? उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लक्ष्मी क्या करेगी, अपने ज़मीन पर उसने इरिगेशन स्टार्ट कर देगी, वो पैसा लगाएगी और वो ज़मीन ठीक ठाक होकर उस पर फसल वापस से उग जाएगी, ठीक है। और उसने वीट, राबी सीजन के समय उसने क्या उगाया? वीट उगाया। अब हम लेट अस सपोज दैट, हम एक सपोज सोचते हैं कि 1 हेक्टर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब 1 हेक्टर ऑफ वीट, अगर वो 1 हेक्टर ज़मीन पर सिर्फ गेहूं को उगाएगी तो उसके घर के 2 लोगों को 50 दिन के लिए काम मिल जाएगा। समझ में आया? ऐसा लैंड जो बिल्कुल भी खेती करने लायक नहीं था, उस पर सरकार उनको पैसा देकर उस पर बोलेगी भैया तुम इस पर काम कर लो, ओके। और इससे होगा क्या? फसल उगेगी तो उसी के फैमिली के 2 लोगों को 50 डेज के लिए काम मिल जाएगा। तो हुई ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हुई ना बेरोजगारी खत्म। सो 2 मोर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड। तो कहने का मतलब ये है कि उसके 2 घर के मेंबर्स को वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, okay. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farmers. अब हम एक और देखते हैं, कहेंगे नाउ सपोज, अब हम एक और चीज़ सपोज कर रहे हैं कि चलो अगर गवर्नमेंट ने एक नया डैम कंस्ट्रक्ट कर देती, कैनाल्स बना देती, तो इससे काफ़ी फार्म्स लोगों को ईजी तरीके से क्या मिल जाता? पानी मिल जाता। तो सरकार चाहती तब ना, बट सरकार ऐसा थोड़ी करती है। दिस कुड लीड अ लॉट ऑफ, इससे कितने लोगों को काम मिलता, लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म होती। और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग बेरोज़गार होते हैं क्योंकि वो सीज़न का वेट करते हैं कि जैसे सीज़न आएगा तो उन्हें काम मिलेगा, जैसे ही सीज़न ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो बेचारे बैठ जाते हैं, उन्हें काम भी नहीं मिलता है। तो सरकार इस तरीके का स्कीम लगाएगी तो इस तरीके से कितने लोगों को काम मिलेगा। तो ये हमने सपोज किया है। रियलिटी में तो भैया आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी सरकार चलाती है, किस तरीके से अपनी जनता को हैंडल करती है, तभी तो इंडिया में इतनी गरीबी है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर
में लक्ष्मी रिलेट करती है? हमें पता है कौन सा प्राइमरी, लक्ष्मी किस लक्ष्मी किस सेक्टर में काम करती है? प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है। सेकंड, इसमें से कौन सा कैटेगरी है और फार्मर इज लक्ष्मी रिलेटेड टू? लक्ष्मी इसमें से कौन सी कैटेगरी में रिलेट कर रही है? ठीक है, फार्मर्स। क्या बिग फार्मर? नहीं। क्या मीडियम है? नहीं। क्या वो मार्जिनल है? यस, वो मार्जिनल है, वो कोई लेबर नहीं है, वो मार्जिनल, उसके पास खुद की ज़मीन है। ठीक है, तो उसको वही मार्जिनल कैटेगरी में आती है। ओके, जो अपनी ऐसी ज़मीन है जिसके पास ढंग से खेती भी नहीं कर सकती है, वो सरकार चाहती तो उसकी हेल्प करके उसके लिए एक अच्छा खासा रोजगार तैयार कर देती। इसमें से कौन सा सेक्टर है जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है मैक्सिमम? पता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग क्या होते हैं? बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि वो सीज़न का वेट करते हैं। जैसे ही फसल उगाई जाएगी तो उन्हें काम मिलेगा, सीज़न खत्म तो उन्हें काम नहीं मिलेगा। हाउ डज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर इन रूरल एरियाज? अगर डैम्स और कैनाल्स को क्रिएट किया जाए तो ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, जो अनस्किल्ड लेबर है ना, सी, जो अनस्किल्ड लेबर है उनको काम मिलेगा, तो सी राइट आंसर है हमारा। फिफ्थ, इसमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, जितनी ज़्यादा पानी की व्यवस्था होगी, इरिगेशन सिस्टम जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इंक्रीज प्रोडक्शन। उतना ज़्यादा क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन भी देख लो आप। सिक्स, ठीक है, सिक्स, इसमें से कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर? ठीक है, इसमें से हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है मीन्स ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर? किसमें आएगा? वेल नहीं, टैंक नहीं, ट्यूबवेल नहीं, कैनाल। ठीक है, इसमें से कौन सा जो इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? कैनाल ही। कैनाल डैम बनाओगे तो सारे फार्मर्स उसकी हेल्प से अपने इरिगेशन सिस्टम को ठीक करेंगे और सबके वहाँ पर फसलें उगाई जाएंगी, प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से केस स्टडीज क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमने एमसीक्यूज कर लिया, केस स्टडीज कर लिए। अब आ जाओ सीधा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मैं इसमें से वही कराती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वरना करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास फॉर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, हमारे पास पिक्चर दी हुई है, पिक्चर को पहचानो किस सेक्टर से रिलेट करता है? एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, तो आंसर क्या है हमारा? एग्रीकल्चर, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर से वो रिलेट करता है। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट सेक्टर ऑपरेशनल इन एन इकोनॉमी। द डिफरेंट सेक्टर ऑपरेशनल इन इकोनॉमी आर प्राइमरी। हाँ, हमारे इंडिया में कौन कौन से सेक्टर होते हैं जिस पे लोग काम करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मेरा मोटिव ये है कि आपके पास चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपने साल में चैप्टर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा चैप्टर रिकॉल हो रहा है ना, और लर्निंग भी अच्छे से हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्राइमरी एंड टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर का? तो आपको एग्जाम्पल देना है। प्राइमरी का पता है कौन सा है? एग्रीकल्चर और माइनिंग। और टर्शरी का क्या? सर्विसेज में बैंकिंग, टूरिज्म, डॉक्टर, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? टर्शरी सेक्टर के। When we produce goods by exploiting natural resources, in which category of economic sector such activity come? देखो, इस वाले में बोला गया है when we produce goods by exploiting natural resources, in which category of economic sector such activity come? The secondary sector includes activity in which, अगर हम कोई भी ऐसा सेक्टर उठाओ जिससे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होता है, आसपास के वातावरण पर इफेक्ट पड़ता है, कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग। देखते नहीं हो लोग, फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, सारी गंदगी कूड़ा सब कुछ नदियों में बहा देते हैं और नदी क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है, धुआं छोड़ते हैं, स्मोक छोड़ते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था हमारा सेकेंडरी सेक्टर ही इसका रिस्पॉन्सिबल है, जिससे इन्वायरमेंट को क्या होता है? इफेक्ट फील होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर आपको आता है, ये मैंने कितनी बार समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, सजेस्ट एनी वन मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम ऐसे कौन से डेवलपमेंट कर सकते हैं? देखो, गवर्नमेंट कैन इम्पोज मोर टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, सच विल encourage the people to look for local manufacturing product. Government can impose more tax on imports. देखो,
सुनो, उन्होंने बोला है सजेस्ट एनी वन मेजर फॉर द डेवलपमेंट एनी एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। द मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज दैट गवर्नमेंट कैन इम्पोज। क्लास समझो, अगर सरकार इम्पोर्ट्स पर टैक्स क्या कर दे, बढ़ा दे, इम्पोर्ट्स पे टैक्स अगर बढ़ा देगी तो विच विल इनकरेज द पीपल टू लुक फॉर लोकल्स मैन्युफैक्चरड प्रोडक्ट्स। हाँ, कुछ लोगों की ना आदत है कि लाइक बाहर की चीज़ें, लग्जरी चीज़ें खरीदना, और बाहर के लोगों के लिए, ठीक है, लग्जरी चीज़ें नहीं, बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम अपने इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को, इंडिया के इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो लोग बाहर से अपने सामान को इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि आयात करते हैं, तो उस पर टैक्स लगा दो। जब टैक्स लगेगा तो सामान बाहर के देशों के सामान और ज़्यादा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और महंगा आने पर सब लोग कौन सा सामान यूज़ करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे भारत का सामान यूज़ करेंगे ना, जो इंडिया में बन रहा है। बाहर की चीज़ों का यूज़ कम करेंगे और इंडिया के सामान को खरीदेंगे, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसका सेल क्या होगा, बढ़ेगा। जब सेल बढ़ेगा तो वो चीज़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब सेल बढ़ने पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, जो सामान धीरे धीरे जो बना रहे वो बिक रहा है, तो और सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर से लेबर रखेंगे ना उसको बनाने के लिए, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो अगर हम इम्पोर्ट्स पर टैक्सेस बढ़ा देते हैं तो सब जितने भी लोग हैं वो अपने डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को बढ़ाएंगे, और डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारी कंट्री को ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, क्लियर। वापस से ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आपको पता है, समझा रखा है। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पता है, हमने कितने सारे क्वेश्चंस करे अभी इस चीज़ में। हाउ इज पब्लिक सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, वही पब्लिक सेक्टर में क्या होता है क्लास, कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। वही पब्लिक सेक्टर, वही ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, तो पब्लिक सेक्टर में कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। प्राइवेट सेक्टर में किसी इंडिविजुअल का होता है, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है इंस्टीट्यूट में, तो मैं ही मैनेज करती हूँ, सरकार को बस टैक्स देना होता है मुझे, बाकी सारा कंट्रोल मैं ही करती हूँ। होता है ना, जैसे आपका अपना खुद का शॉप है तो आप ही कंट्रोल करते हो ना अपने शॉप को, कि नहीं, कि गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट को बस आप क्या देते हो, टैक्स देते हो। तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि पब्लिक सेक्टर में कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट, और सेकेंडरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स करते हैं। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। How does public sector help in the development of a country? Public sector involved in a key and basic industries such as health, education, defense, etc., which the private sector cannot invest, thereby helping in the development. यार आपको पता है गवर्नमेंट ही कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। पब्लिक सेक्टर में तो समझिए ना, गवर्नमेंट ने तो मेट्रो बनाती है, पार्क बनाती है, सड़कें बनाती है, तो सरकार ही हमारे आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकता है। मैं थोड़ी जाऊंगी रोड बनाने के लिए, ठीक है, मेट्रो बनाने के लिए, इतने पैसे मेरे पास थोड़ी है कि मेरे घर में, मैं थोड़ी अंबानी होगी भाई मेरे पास इतने सारे पैसे कि मैं सड़कें बनाऊंगी, मेट्रो बनाऊंगी। तो अंडरस्टूड की बात है, मैं अपना देखूंगी ना, मैं अपनी फैमिली का देखूंगी, मैं दूसरों को क्यों देखूंगी, मैं क्यों दूसरों के लिए सड़कें बनाऊंगी। मेरी जितनी हैसियत है, जितना मेरे पॉकेट में भाई पैसे, उतने चीज़ आपसे देखूंगी ना मैं। तो सरकार के पास बजट है, गवर्नमेंट के पास बजट है, गवर्नमेंट ही इकोनॉमी को क्या करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जीडीपी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। जीडीपी का मतलब होता है एक्सपेंडिचर मेथड इन विच ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड टू गेट द फाइनल वैल्यू। जीडीपी मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक साल के अंदर अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी को हम जीडीपी कहते हैं। मतलब कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंट, कितना प्रोडक्शन हुआ उसको काउंट करना, कितने सर्विसेज दिए उन सबको काउंट करना ही हमारा जीडीपी कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में कैसे जनरेट होती है, सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज मतलब कि शहर में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होती है। देखो, इम्प्रूव लोकल एंड इंटर सिटी ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीज वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज। अगर आप कोई ऐसा कोर्स करोगे जिससे आपकी जिससे आपका स्किल इम्प्रूव हो तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। और एक देश से दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अगर आपको ट्रैवल करना है फॉर वर्क आवर के लिए, तो आपको क्या चाहिए, एक अच्छा सा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट आने के लिए क्या चाहिए आपको, सिंपली
अर्बन एरियाज़ में जॉब्स होनी चाहिए। लोग आते नहीं बिहार यूपी वगैरह से दिल्ली में आते जॉब करने के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, ठीक है, लोगों के लिए इजीली कन्वेंस है। देखते नहीं कॉर्पोरेट लाइफ में लोग 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करते हैं नोएडा सेक्टर, गुरुग्राम सेक्टर में काम करने के लिए जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इजीली रोडवे, एक्सप्रे बन गए, सॉरी ठीक है, रोड्स बन चुके हैं, ओके, बिल्कुल कनेक्ट रोड हो चुका है, एक्सप्रेसवे बन चुका है, तो लोगों के लिए ट्रैवलिंग करना बहुत आसान है, तभी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट आसपास की चीज़ों का ध्यान रखेगी तो लोगों को जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया क्लास? ये भी हो गया। सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन सेमी रूरल एरियाज, ओके। जो ऐसे गांव जो थोड़ा सा डेवलप्ड हो चुके, सेमी मतलब कि थोड़ा बहुत डेवलप्ड हो चुके बैकवर्ड एरिया से, तो वहाँ पर आप क्या खोल दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल दो, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज खोल दो, वहाँ पे अपने आप ग्रोथ हो जाएगा। सजेस्ट एनी टू वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। गाँव में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? वहाँ पर क्या बना दो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बना दो, ठीक है, और बैंक्स को बोलो कि फार्मर्स को लोन दें जिससे वो अपने खेती बाड़ी में काम करें, ठीक है। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम पार्ट 3 में करेंगे, ओके, ठीक है। क्लास यहाँ तो कोई डाउट है मैसेज कर देना, ठीक है, मुझे कमेंट कर देना, मैं आंसर उसका दे दूँगी, ठीक है। और पढ़ते रहना, पेपर आने वाला है, अगले महीने से पेपर है हमारा। बस पार्ट 3 में ख़त्म, चैप्टर इकोनॉमिक्स की रिवीजन ख़त्म, फिर हम चलेंगे हिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके बाय।